सभी को नमस्कार। मौलिक अधिकार पर आज हम चर्चा करेंगे कि संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उस समय जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। आज हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम पृष्ठभूमि का हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं, मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि। तो 13 नवंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान में जो है उद्देश्य प्रस्तावना को रखा गया था। और जब संविधान का निर्माण हुआ उसके ठीक जो पहली बैठक हुई थी उसके 4 दिन बाद और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य जो प्रस्तावना थी उसको स्वीकार किया था। और एक कमेटी थी परामर्श समिति जो कि 27 फरवरी 1947 को, और उसके साथ में 5 उप समितियों की भी नियुक्ति की गई थी, जिसमें 5 उप समितियों में एक मौलिक अधिकार से संबंधित थी। और उसी दिन मौलिक अधिकारों को लेकर के एक बैठक हुई थी जिसमें संविधान जो है परामर्शदाता BN राव ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। और अधिकारियों को जो मौलिक अधिकार थे उनको 2 श्रेणी में रखा था, सापेक्ष तथा वाद निरपेक्ष। मौलिक अधिकारों के संबंध में इस उप समिति के सदस्य जो थे वो थे JB कृपलानी, मीनू मसानी, KT शाह, कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सरदार हरनाम सिंह, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हंसा मेहता, सरदार पटेल, राजकुमारी अमृत कौर आदि जो है मौलिक अधिकारों की उप समिति के सदस्य थे। और मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं और वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। हम बात करते हैं कि कहाँ और कैसे कैसे इसका विस्तार हुआ है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन दिया गया है। जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, अर्थात एक काट दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो कौन सा काटा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत संपत्ति के मूल अधिकारों को जो है अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया, बाकी 6 बच गए। और वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है एक कानूनी अधिकार है। हम बात करते हैं इसकी कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। और सबसे पहले है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है? कानून के समक्ष समानता, अर्थात कानून के समक्ष समानता का अर्थ यही है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून एक जैसा व्यवहार करेगा, अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर भेदभाव की मनाही, अर्थात अनुच्छेद 15 के जो है अनुसार राज्य के द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, भाषा, स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। और न ही होटलों, सार्वजनिक स्थानों, कुओं, तालाबों, स्नान गृह, सड़क आदि पर भेदभाव करने की जो है मनाही है। और 15 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय ने जो है किन्नरों के हक में भी एक फैसला दिया कि सरकारी दस्तावेज में जेंडर की तीसरी श्रेणी भी जोड़ी जाए। पहले केवल 2 होती थी, मेल और फीमेल। अनुच्छेद 16 में बात करते हैं सरकारी पदों को प्राप्त करने के अवसरों की समानता, अर्थात अनुच्छेद 16 ये निर्धारित करता है कि देश में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं वो सरकारी पद पर नियुक्त होने समय समान अवसर उनको प्राप्त होंगे। इस संबंध में केवल धर्म, मूल, जाति या लिंग के या जन्म स्थान के आधार पर उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद जो 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया, अर्थात छुआछूत के बारे में जो वर्णन किया गया है कि हिंदू समाज में जो छुआछूत के विषय में जो है वो उस भेदभाव को समाप्त करने के लिए संसद में 1955 में ही जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया था, जो पूरे भारत में लागू है। अब छुआछूत एक दंडनीय अपराध है।
अनुच्छेद 18 पे हम बात करते हैं। उपाधियों का अंत किया गया अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। केवल शिक्षा और सेना को छोड़ करके कहीं उपाधि नहीं दी जाती। सेना और विद्या में जो है संबंधित उपाधियों के अतिरिक्त राज्य कोई भी जो है उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत 1950 से ही भारत सरकार भारत रत्न, भारत पद्म भूषण, विभूषण, पद्म श्री, पद्म आदि पुरस्कार देती आई है। 1977 में जो है इसको समाप्त कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान में 1980 के बाद दोबारा इनको शुरू कर दिया गया। तो पहला हमने किया समानता का अधिकार, दूसरा अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक है। समानता का 14 से 18 था, ये 1922 से है, जो कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित जो शांतिपूर्ण कहीं भी इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, कोई भी संघ समुदाय संस्था बनाने की स्वतंत्रता, देश में बिना रोक टोक के घूमने की स्वतंत्रता, राज्य क्षेत्र में अबाध कहीं भी निर्वास करने की स्वतंत्रता, अपना आजीविका के लिए कोई भी रोजगार करने की जो है स्वतंत्रता, संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी बाद में इसको निरस्त कर दिया गया। ये 6 वर्तमान में जो है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं। बात करते हैं 19 के बाद अनुच्छेद 20 की। अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण दिया गया है, अर्थात किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसके अपराध के विषय में जो उसका जो नियम लागू कानून है उसका उल्लंघन उसने न किया हो। इसके स्थान पर ही एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को बार बार दंडित नहीं किया जा सकता, और किसी अपराध के अभियुक्त है वो व्यक्ति को समय पर अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए भी बाध्य नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति अपने ही विरुद्ध जो है गवाही दे। अनुच्छेद 21 काफी महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है। जो अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण दैहिक स्वाधीनता से उसको वंचित नहीं किया जा सकता, अर्थात जीवन जीने का अधिकार उसको प्राप्त है। अनुच्छेद 22 की बात करते हैं, जो कि बंदीकरण और की अवस्था में संरक्षण प्रदान किया गया, अर्थात कोई किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 22 के अनुसार अगर बंदी बना लिया जाता है तो उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो उसको बंदी बनाने के कारण बताना होगा और वकील से वो परामर्श भी कर सकता है। साथ में 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में पेश करना होगा। ये दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार था 1922 तक। तीसरा महत्वपूर्ण जो है मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। 23 में दिया गया है मनुष्य की क्रय विक्रय और बेकार पर रोक लगाई गई है, अर्थात जो खरीदारी है मनुष्यों की उस पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 23 के अनुसार दास प्रथा पर रोक लगाई गई है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक कार्य नहीं करवाया जा सकता, और जैसे खेतीहर श्रमिक स्त्रियों को बलपूर्वक कार्य करवाने की मनाही है। अनुच्छेद 24 में है 14 वर्ष से कम के जितने भी बच्चे हैं उन पर होटलों पर, कहीं दुकानों पर और बाल श्रम कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है। चौथा महत्वपूर्ण जो है मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 है। तो अनुच्छेद 25 में दिया गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपनाने, उसका अनुसरण करने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों में प्रबंध करने का उसको स्वतंत्रता है, अर्थात अनुच्छेद 26 में यह दिया गया है कि धर्म संबंधित मामलों में स्वयं प्रबंध करने और उसका संचालन करने का उसको पूर्ण रूप से अधिकार होगा। अनुच्छेद 27 है जिसके अनुसार जो है धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर जो है कर की अदायगी से उसको छूट दी गई है, अर्थात व्यक्ति को धार्मिक मामलों में यह निश्चित राशि तक छूट रहेगी जो धर्म के मामलों में या धार्मिक विषय पर खर्च करेगा। और अनुच्छेद 28 में दिया गया है कि राजकीय शैक्षणिक संस्थाओं
में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध किया गया है। अर्थात अनुच्छेद 28 के अनुसार कोई भी सरकार जो है, सरकारी संस्था जो है, वित्तीय सहायता प्रदान करते समय धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी और नहीं धर्म के आधार पर कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। पांचवा महत्वपूर्ण अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 में है। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों को प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है और यह भी कहा गया है कि किसी राजकीय और राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश संबंधित मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर उनमें किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में जाति के आधार पर, जो वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 में धर्म, भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार दिया है तथा उसका प्रशासन का या उसको चलाने का भी अधिकार दिया गया है। और अंतिम महत्वपूर्ण अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संवैधानिक अधिकारों में जो है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसने हृदय या आत्मा की संज्ञा दी। इसमें 5 तरह के न्यायिक अभिलेखों का वर्णन दिया गया, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है ये। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार, पक्षा, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध। सबसे पहले बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है कि भाई बंदी को प्रस्तुत करो, अर्थात शरीर के साथ कार्यपालिका व निजी व्यक्ति को दोनों ही के विरुद्ध जो है उपलब्ध अधिकार, जो कि अवैध निरोध के विरोध में व्यक्ति को सशरीर अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। अन्य दोनों पक्षों के सुनकर यह निर्णय करता है कि निरोध जो व्यक्ति को जिस आधार पर बंदी बनाया गया है वो सही है या गलत है। दूसरा है परम आदेश, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। यह उस समय प्रयोग किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो रिट के माध्यम से उसे अपने कर्तव्यों का पालन का आदेश दिया जाता है, अर्थात बड़े अधिकारी द्वारा छोटे अधिकारी को ये दिया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण है उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण का अर्थ होता है कि अधिक जानकारी प्राप्त करना। यह आदेश कानूनी अधिकार क्षेत्र से संबंधित त्रुटियां या अधीनस्थ न्यायालयों से कुछ सूचनाएं प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है। कि मान लिया किसी भी विषय से कम सूचनाएं प्राप्त हो तो जो है अन्य न्यायालयों से इससे संबंधित सूचनाएं अधिक प्राप्त करने का या उसकी अधिक व्याख्या करने के लिए जारी किया जाता है। और चौथा है अधिकार पक्षा। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसका वह संवैधानिक रूप से अधिकारी नहीं है तो न्यायालय इस रिट के माध्यम से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर काम कर रहा है, क्योंकि उसको वो संवैधानिक अधिकार नहीं है जिस पद पर वो बैठा है। लास्ट है प्रतिषेध। इसका अर्थ यह होता है कि भाई जब यह तब जारी किया जाता है जब कोई न्यायालय, न्यायाधीश या न्यायीकरण अथवा अर्ध न्यायिक प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण करता है। इसे प्राधिकरण में न्यायालय को कार्यवाही तत्काल रोकने का आदेश दिया जाता है। अर्थात जब प्रतिषेध में जब कोई जो है प्राधिकरण या कोई ऐसा न्यायिक अभिकरण दूसरे के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करता है तो उसको तुरंत रोका जाता है। और इसमें जो रह गया है कुछ एक अनुच्छेद जिसके आपके मन में भी होगा, 12 से शुरुआत थी तो 14 से हमने शुरुआत की। तो आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन ये निलंबित नहीं हो सकते हैं। और अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है कि राज्य क्या है। और अनुच्छेद 13 में कानून जो मूल अधिकारों के प्रति असंगति अथवा प्रतिष्ठापूर्ण है उसके विषय में दिया गया। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार बाद में जोड़ा गया 2002 में। और अनुच्छेद 21 में संपत्ति के अधिग्रहण है से संबंधित था, जिसको बाद में हटा दिया गया मूल अधिकारों की श्रेणी से। और अनुच्छेद
31A में उसी अधिकरण को जो समाप्त किया गया था उसके लिए कानूनी सुरक्षा दी गई थी कि भाई इसको एक कानूनी अधिकार दिया गया है। तो ये हमारे मौलिक अधिकार थे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।